हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की हम ये जो क्लास कर रहे हैं ये आपके यूपीपीसीएस मेंस 2024 और 2025 के लिए है। इसकी पहली क्लास मैंने कल पोस्ट की थी, जिसमें मैंने दो टॉपिक को डिस्कस किया था। पहला टॉपिक आपका जो था वो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा सकते हैं। कि क्या चैलेंजेस थे, क्या उसकी संभावनाएं थी, क्या क्या सरकारी प्रयास थे, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी। और एक सेकंड पार्ट को भी मैंने डिस्कस किया था कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे हैं, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो ये किस तरीके से सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। आज भी हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने सारी चीजों को शुरू करने से पहले मैं बेसिक इंक्वायरी आपके क्लोज कर देता हूं कि हम जो यूपीपीसीएस मेंस 2024 और 25 के लिए क्लास कर रहे हैं। अब आपको लगेगा सर ये टॉपिक वाइज क्लास है या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ है। पहली बात, जो 2025 के बच्चे हैं उनका जो प्रीलिम्स है दोस्तों वो है 12 अक्टूबर 2025 को, और इसके बाद फिर प्रीलिम्स होने के बाद फिर रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा। साथ ही साथ जो 2024 के बच्चे हैं उनका जो पेपर हो रहा है वो 29 जून से हो रहा है। तो यहां पर देखिए, मैं कोई आपको बहुत स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, बाकी और पूरे नोट्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइड में आपको दिख रहा होगा हमारे ग्लैंस एकेडमी के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स पूरे कंप्लीटली होते हैं। जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6। बस इस क्लास को ऑर्गेनाइज करने का बस एक ही पर्पस था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेरे पास डिमांड आ रही थी, हमारी टीम के पास, कि सर हमने ये जो आपके नोट्स लिए हैं इसको थोड़ा सा डिकोड कर देते, यानी अगर इस पे हम वीडियो लेक्चर मिल जाता तो थोड़ा आसान हो जाता और समझना। क्योंकि ये नोट्स ऑलरेडी बहुत सारे हजारों बच्चों से अधिक लोगों को पसंद आए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी पसंद आए, चाहे वो दिल्ली के हो चाहे वो इलाहाबाद के हो, टीचर्स को वहाँ के पसंद आए हैं। तो बच्चों ने बहुत इन नोट्स को परचेज किया, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ाई शुरू कर दी और इससे मॉडल आंसर भी लिख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो बिगनर बच्चे हैं जिनका पहली बार प्रीलिम्स हो रहा है, या जिन्होंने कभी मेंस का कोई आइडिया नहीं लिया था, तो उनको कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं आ रहा है, किसी भी आंसर राइटिंग को करने के लिए, फॉर्मेटिंग को करने के लिए किस तरीके से इस नोट्स को यूज किया जाए, ये चीज नहीं वो सीख पा रहे हैं। खासकर ये समस्या बिगनर बच्चों के पास है, जो पहले से ही पढ़ रहा है, जो एक दो बार मेंस लिख चुका है या 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, मेंस के बारे में अवेयर है, उसको ये समस्या नहीं आ रही है, वो इस नोट्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। तो बस इसी डिमांड को पूरा करते हुए मैं इन क्लास को शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैंने कल पहली क्लास कराई थी, क्योंकि मेरा खुद दोस्तों 29 जून को ही एग्जाम लगा हुआ है मेंस का, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इस समय ये क्लास कराऊं। लेकिन आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोग बिगनर हैं, प्लीज हमारे लिए क्लास अगर कुछ टॉपिक पे आती रहेगी तो हमें पता चलेगा कि हमें नोट्स को कैसे यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम इस क्लास को। और देखिए, पहली बार ही मैं प्रोजेक्टर पे क्लास भी ले रहा हूँ। मैंने कल भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत प्रोजेक्टर को यूज करने में या कोई बोलने में, तो प्लीज छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक कभी प्रोजेक्टर यूज नहीं किया। लास्ट 3-4 ईयर से मैं यूट्यूब पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपने डायरेक्टली टॉपिक पर चलते हैं कि आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर क्या रहेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, वो रहेगा एमएसएमई। अब आपके सामने ये जो नोट्स दिख रहा है ना, वो इसलिए नहीं है कि वो आपको भी दिख रहा हो सकता है थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा हो, थोड़ा बहुत क्लियर ना दिख रहा हो। बस ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर नोट्स अगर हम परचेस कर लेते हैं तो नोट्स के अंदर प्रेजेंटेशन कैसा होगा। वैसे तो मेरी टीम आपको डेमो देती है, सारी चीजें देती है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि नोट्स में क्या क्या क्वालिटी कंटेंट है। इससे पहले मैं आपको नंबर दे देता हूं, 8527594636। ये हमारे व्हाट्सएप टीम का नंबर है। इस पर आप अगर व्हाट्सएप करेंगे और वहां पर आप अपने मेंस के नोट्स के लिए अपनी क्वेरी पोस्ट कर देंगे तो मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, सारे प्रोसेस को बता देगी, डेमो के साथ, प्राइस लिस्ट के साथ सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। नंबर अगर नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना क्लास के बाद अपना इंक्वायरी ले लीजिएगा। चलिए, अब हमारे पास जो पहला प्रश्न आता है, आपको पता है कि एमएसएमई मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एक तरीके से ग्रो कर रही है, उद्योग ही कहेंगे, सूक्ष्म है, लघु है, मध्यम उद्योग है। तो एमएसएमई का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के बजट में अगर आपने देखा होगा तो 2025-26 के बजट में स्पष्ट कहा गया है कि 96 लाख एमएसएमई हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इतने बड़े आंकड़े के साथ हमारे यूपी की जो एमएसएमई है वो फर्स्ट नंबर पे आती है देश में। मैंने जनवरी 2024 की एक रिपोर्ट के साथ बताया था उद्यम पोर्टल, जिसमें यह कहा था कि उत्तर प्रदेश
9% योगदान के साथ, कितना दोस्तों, 9% योगदान के साथ थर्ड नंबर पे थी पूरे भारत में, लेकिन अब लेटेस्ट आंकड़ा आ चुका है, फर्स्ट नंबर पे है, शीर्ष पर है। इसका एक और प्रमाण आप देख सकते हो, बजट के साथ साथ अभी एक रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के 8 साल, उत्कर्ष के 8 साल यानी कि गौरवशाली 8 साल में जो जो उपलब्धि हासिल की गई है, इसमें भी इस बात को मेंशन किया गया है। चलिए टॉपिक को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला ही हमारा जो टॉपिक है, मान लेते हैं कि अगर आपको इस नोट्स के माध्यम से एमएसएमई के एक प्रश्न को लिखना हो, आप जहां भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो एमएसएमई से संबंधित जो बेसिक प्रश्न आते हैं कि एमएसएमई किसे कहते हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग को जो है कि कहते हैं, या फिर एमएसएमई की जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, कैसी उसकी संभावनाएं हैं, और जो समस्याएं आ रही हैं एमएसएमई में उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ताकि हम उसमें एक समाधान भी प्रस्तुत करें, सरकारी समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर किसी प्रश्न की आप भूमिका जब लिखते हो, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, देखो इंट्रोडक्शन बहुत प्रभावी होना चाहिए, केवल अमूर्त भाषाएं नहीं होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ आपकी कुछ 2-3 शब्दावली उसमें शामिल हो चुकी। ठीक, अब जैसे मैंने इंट्रो के तौर पे लिखा है कि जनवरी 2024 तक उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई में 9% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पे है। प्रदेश में लगभग 90 लाख पंजीकृत और गैर पंजीकृत एमएसएमई है। जीडीपी में यह 25% का योगदान करता है अपने राज्य की जीडीपी। अब इन फैक्ट के साथ आप कोई भी इंट्रो बना सकते हो। हालांकि अगर जिनके पास ये नोट्स हैं, जिन्होंने इसको परचेस किए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ अपडेट कर लेना कि अब उद्यम पोर्टल से बेहतर रहेगा कि आप लिख सकते हो कि हमारा यूपीएफ शीर्ष पर आ चुका है बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग, अपने फैक्ट को प्रमाणित कर दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इंट्रो लिख दिया, या फिर आपको पता है कि इंडस्ट्री की बात हो रही है, और इंडस्ट्री में क्यों ना हम अगर इस चीज को मेंशन कर लें कि 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें एमएसएमई एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो एक फैक्ट ये हो गया, साथ ही साथ आप इसमें 96 लाख की जिक्र भी कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, या फिर रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए जिसमें 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इन 3-4 फैक्ट मैंने आपको बता दिए जिसके माध्यम से आप कहीं से भी इंट्रो शुरू कर सकते हो। ये आपको अब डिकोड करना आ रहा होगा कि हाँ नोट्स में जैसे लिखा गया है तो उसका यूज किस तरीके से हमें करना है नोट्स के अकॉर्डिंग, कि नोट्स में जो लिखी गई है बात वो क्यों लिखी गई है और उसका क्या मीनिंग होगा। दूसरी बात, हमने एक अगला पॉइंट उठाते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे रही है। अब यहां पर आपको सोचने वाली बात है कि भाई अगर हम कहें कि एमएसएमई उद्योग एक तरीके से उत्तर प्रदेश में उभरता हुआ उद्योग है, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान दे सकता है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग सेक्टर से मैंने कई सारे योगदान के तौर पे लिखे हैं। जैसे अगर आप सबसे पहले देखोगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, या यूं कहें कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, ये मजबूत करेगा, ये पहला पॉइंट हो गया। योगदान पे ध्यान देना, एमएसएमई का योगदान जो हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दिखाया जा सकता है। कहां पर मैंने कहा उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर हम पेपर 6 को सबसे पहले पढ़ रहे हैं, पेपर 6 को, ये चीज मैं बताना शायद स्टार्टिंग भूल गया हूँ, लेकिन कल की क्लास मैंने बताया था, हम पहले पेपर 6 को देख रहे हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अब मजबूती कैसे मिलेगी, क्योंकि ये जो यूपी में जो 96 लाख उद्योग है ना, उसमें भी सबसे अधिक अगर आप देखोगे तो सूक्ष्म उद्योग हैं। अप्रोक्स ये मान के चलो कि शायद 70 लाख के आसपास सूक्ष्म उद्योग ही हैं। फिर सेकंड नंबर पे आप आओगे तो लघु उद्योग को देखोगे जो अप्रोक्स 10 से 12 लाख के आसपास होंगे, और फिर मध्यम उद्योग के आसपास आओगे तो वो भी 7-8 लाख के आसपास इस तरीके से हैं। ठीक है, हालांकि इसका एक्चुअल फिगर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना बता दो कि जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं वो सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। तो आप लिख सकते हो सबसे पहली इंपॉर्टेंस कि भाई ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ आप दूसरे पॉइंट को लिख सकते हो कि किसानों की आय में वृद्धि होगी, मतलब किसानों की आय में वृद्धि होगी। अब इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे भी अगर आप लिखते हो तो पूरा लिख दो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरा, यहां पर ही आप लिख सकते हो कि कच्चे माल का प्रसंस्करण भी किया जा सकता है, मतलब कच्चे माल का क्या है, प्रसंस्करण भी किया जा सकता है।
जो फूड प्रोसेसिंग जिसको हम लोग कहते हैं, छोटे छोटे जैसे शहद बनाना होता है, गांव में छोटे छोटे स्तर पे शहद का उत्पादन हो रहा है, मत्स्य पालन के भी उत्पादन हो रहे हैं, या फिर डिब्बाबंद जो पैकेजिंग हो रही है जैसे अचार, आंवले, ये सब छोटे छोटे उत्पादन आपके ग्रामीण स्तर पे हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ा देख सकते हो यहाँ पे कि शहरी पलायन में, मतलब ग्रामीण पलायन में कमी। ठीक है, ग्रामीण पलायन का मतलब कि ग्रामीण नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे शहरी पलायन होगा, मतलब शहर की ओर हम कम जाएंगे। शहरी पलायन में क्या होगा, कमी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि लोगों को क्या है, शहर में कब जाना पड़ता है, जब उन्हें लगता है कि मुझे एक रोजगार चाहिए, अच्छी अर्थव्यवस्था चाहिए, मतलब मेरे पास पैसे आने चाहिए। तो जब गांव में ही हम बेहतर कर सकते हैं तो हम शहर की ओर क्यों जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान हो गया। दूसरे नंबर पे अगर मैं योगदान की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों महिला सशक्तिकरण। क्या है दोस्तों, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर से लिख देता हूं दोबारा से कि ये महिला सशक्तिकरण आ नहीं पाएगा ठीक से। देख लेते हैं इसको पूरे को ही मिटा देता हूं, क्योंकि अब तो समझ में आ ही गया है कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि सर इसको हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है। देखिए, सशक्तिकरण में तीन मेजर बातें जुड़ती हैं। पहला, आर्थिक रूप से सशक्त होना। दूसरा, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सशक्त होना, मतलब निर्णय निर्माण कर पाना, अपने स्तर पे अपने जीवन से संबंधित कोई निर्णय ले पाना, अपने उद्योग से संबंधित कोई निर्णय ले पाना। आपके जीवन का निर्णय कोई परिवार का सदस्य या पितृसत्तात्मक सोच नहीं ले। ठीक है, तो ये दो मेजर फैक्टर अगर आप महिलाओं को प्रदान कर देते हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ऑटोमेटिकली सशक्तिकरण हो जाता है। लेकिन इसके लिए जो सहायक तत्व होते हैं दोस्तों, कि किस तरीके से आप सशक्त करोगे, उसके लिए जो सहायक तत्व होते हैं, सहायक तत्व मैं कह रहा हूं शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन सुविधा हो गई, ठीक, ये सभी चीजें हो जाती हैं आपकी सहायक तत्वों के अंतर्गत। तो इस तरीके से अब आपको महिला सशक्तिकरण में क्या बताना है, यहाँ पे पहली चीज बता दोगे आप महिला सशक्तिकरण में कि सर आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगी उन्हें। क्या मिल जाएगी, आर्थिक स्वतंत्रता। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हो कि आर्थिक स्वतंत्रता के तौर पे बहुत सारे जो, जैसे एज लाइक एग्जाम्पल के तौर पे सेल्फ हेल्प ग्रुप इस समय बहुत सारे चल रहे हैं, स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। इन्हीं स्वयं सहायता समूह में आप एक एग्जाम्पल दे दो, सेवा का दे सकते हो, या और भी किसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के नाम आप बता सकते हो। साथ ही साथ मैंने दूसरा इसी पॉइंट में बताया, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात निर्णय नेतृत्व क्षमता में वृद्धि। और तीसरा आप इसे लिख सकते हो कि रोजगार के नए साधन उपलब्ध करना, रोजगार के नए साधन उपलब्ध करना। ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो ये हो गया इस तरीके से। अब इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कि भाई और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेजर क्वेश्चन है वो यही है कि एमएसएमई के पॉइंट को आपको पूरा डिटेल से डिस्कस करना है, स्पेशली जिन लोगों के पास ये नोट्स हैं हमारे और वो इन चीजों को नहीं समझ पा रहे थे कि सर इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे टेस्ट सीरीज में, या इसको हम इलेबोरेट कैसे करें। क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेलिंग कर दूंगा तो ये किताब बन जाएगी अपने आप में। ऑटोमेटिकली किताब पढ़ने से तो बेहतर है ना कि कीवर्ड्स के साथ पढ़ो। आपको एग्जाम में भी तो दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखना होता है 125 शब्द, और आपको 12 नंबर के क्वेश्चन में लिखना होता है 200 शब्द। इस 125 शब्द में आप बहुत करोगे तो अगर आपकी एक शीट का एक ये पेज रहेगा और एक दूसरा पेज, बस यहां तक आपको निष्कर्ष लिख देना है, यहां इंट्रो लिख देना है, तो इतने से पार्ट में आप कितना कुछ लगाओगे। अगर आप 200 शब्दों की बात करते हो तो आपका ये रहा पेज, एक ये रहा और एक ये रहा, जिसमें आप ऊपर इंट्रो लिख दोगे, इसमें मेन बॉडी मेन बॉडी मेन बॉडी, और नीचे यहाँ पे कंक्लूजन लिखोगे। तो ज्यादा आपके पास स्पेस भी नहीं है, तो आपको बहुत पूरा किताब की तरफ फैला के नहीं लिखना है। इसी कीवर्ड्स के माध्यम से ही आपको लिखना अपने आंसर को। ये कीवर्ड्स है, ये एक आइडियल तरीका है जो आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो। बस नंबर प्राप्त करने के लिए आपको डायमेंशन ओपन करने होंगे। अब जैसे मैं कहूं कि योगदान की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने दो पहलू डिस्कस कर लिए कि सर महिलाओं में सुधार मिलेगा, महिला सुधार हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये तो दो ही पहलू हुए, बाकी पहलू कौन बताएगा, तो वो भी बता देते हैं। तीसरे पहलू को हमने क्या लिखा कि स्थानीय संसाधनों का अधिकतम दोहन। अब जैसे यहां पे लिख रहा है कि स्थानीय संसाधनों का अधिकतम दोहन, अब आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय संसाधनों में कौन कौन हो सकता है। यहीं पे लिख दो कि
जैसे मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज का हो सकता है, वहीं रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनका भी दोहन हो सकता है। साथ ही साथ जो वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं या जो अनुभवी लोग हैं, जो खेती किसानी पद्धति को बहुत शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, उनके अनुभवों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इन बातों को भी डिस्कस कर सकते हो। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो। आप देखो, हर एक डायमेंशन के पहलू को जब आप ओपन करते हो ना, तो आपका उत्तर क्या होता है, क्रिस्प हो जाता है। क्योंकि क्रिस्पी ही तो चाहिए एग्जामिनर को, कहानी पढ़ने वो नहीं बैठा यार। आपकी अगर वो कहानी पढ़ने बैठ जाएगा तो बाकी कॉपी चेक करने में फिर उसको टाइम लगेगा, और कहानी सुन के थोड़े कोई अधिकारी बनेगा। कहानी नहीं, आपके पास कितना समस्याओं को समझने का तरीका अच्छा है, अप्रोच आपकी क्या है, और उसके समाधान के लिए आप किन किन पहलुओं को जोड़ सकते हैं, ये आपकी कॉपी में झलकना चाहिए। अब जैसे एग्रीकल्चर की बात कर ली मैंने, ग्रामीण स्तर की, महिला सशक्तिकरण की बात की, स्थानीय संसाधनों की बात कर ली, एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंस कि हम विदेशी आय की प्राप्ति का स्रोत भी बना सकते हैं। विदेशी आय की जगह मैं विदेशी मुद्रा लिख देता हूं, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। तो क्या एग्जामिनर खुश नहीं हो जाएगा कि यार आप तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में भी उत्तर प्रदेश का योगदान दिखा रहे हो। और जाहिर सी बात है कि जब उत्तर प्रदेश एमएसएमई के मामले में टॉप पर आ चुका है, तो इन वस्तुओं को जब हम निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो भारतीय रिजर्व को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी एक पहलू लिख सकते हो। साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार की बड़ी समस्या है, तो आप लिख सकते हो कि युवाओं को स्वरोजगार की प्राप्ति होगी, यानी स्वरोजगार का प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार की प्राप्ति होगी। देखो, रोजगार और स्वरोजगार में अंतर होता है। स्वरोजगार इन द सेंस कि हम अपना बिजनेस करें, कुछ अपना स्टार्टअप करें, एज लाइक जैसे मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, जहाँ से 3-4 लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद रहा तो कल को ये चैनल और ग्रो करेगा, इसमें और लोगों को रोजगार मिलेगा, हम और लोगों के लिए जो है कि मेहनत कर सकेंगे, ताकि कुछ और लोग हमारी टीम के हिस्से बन सकेंगे। तो उन्हें तो मिलेगा रोजगार, लेकिन हम अपने स्तर से क्या कर रहे हैं कि स्टार्टअप चला रहे हैं, तो स्वरोजगार की प्रवृत्ति भी आएगी, लोगों में रोजगार भी करने को मिलेगा। और हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन दे सकते हैं। दोस्तों, क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीय विकास। अब आपको क्षेत्रीय विकास जब लिखना है तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए कि पूर्वी यूपी जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको हम विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ बुंदेलखंड का रीजन जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, हम इसको भी फोकस कर सकते हैं। और पश्चिमी यूपी तो हमारा पहले से ही डेवलप है, लेकिन हम फिर भी इसको फोकस कर सकते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के समग्र डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। केवल यूपी का नाम बस सुन लेने से लखनऊ और दिल्ली मतलब नोएडा जैसे सेक्टर ही हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए। हमारे दिमाग में पूरा एक खाका खींच रखा है, एग्जामिनर साहब हमारे पढ़ते रहे, खुश होते जाएंगे कि हाँ ये सारे पॉइंट तो आने चाहिए, एक अच्छी राइटिंग स्किल का ये प्रमाण है। फिर आप देख सकते हो क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन दे दिया गया और स्थानीय कला और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा। ये देखिए, मतलब कल्चर और टूरिस्ट को भी मैंने ऐड किया है, टूरिज्म को। क्या लिख सकते हैं हम इसमें दोस्तों, देखिए ये सारी चीजें ही आप देखेंगे कि जब आप इस तरीके की कॉपी लिखेंगे इन नोट्स के माध्यम से, तो आप बेहतर पाएंगे अपने आप को, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और अलग से चीजें भी कॉन्फिडेंस के साथ झलक के आएगी। जैसे अब स्थानीय कला की अगर मैं बात करूं, तो स्थानीय कला में अगर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक एग्जांपल कोट कर दें, लाइक बनारसी साड़ी, ठीक है, बनारसी साड़ी हो गई। दूसरा महोबा का पान, ठीक, महोबा पान हो गया। तीसरा पीलीभीत की बांसुरी, पीलीभीत की बांसुरी हो गई। चौथा गोरखपुर का टेराकोटा, मतलब मिट्टी के खिलौने, गोरखपुर का टेराकोटा। एक और भदोही की कालीन हो गई, मिर्जापुर वाले भैया भी कालीन में आ जाएंगे। तो ये सब चीजें हो गई, अर्थात स्थानीय कला को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ ही साथ लोग ग्रामीण पर्यटन को भी देखने आएंगे, ग्रामीण पर्यटन को भी। अच्छा, आप ही लोग बताइए, आप लोग खुद भी जो है कि ग्रामीण पर्यटन जब कहीं घूमने जाते हैं तो शहरों के अंदर घूमते हैं क्या भीड़ भाड़ वाली जगह में? नहीं, थोड़ा पीसफुल एरिया जाते हैं, जैसे जंगल में चले गए, पहाड़ों पे चले गए, नदियों के किनारे चले गए, किसी अच्छे गांव को घूमने चले गए, तो मतलब ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब जैसे
अगर आप इन्हीं जगहों को देख लीजिए तो बनारस में भी अगर आप जाते हो तो मेन शहरों को घूमने के साथ साथ आप बनारस के आउटर एरिया को भी कवर करते हो, जहां पे घाट वगैरह मिलेंगे, जहां जुलाहे साड़ियों का काम करते हैं, या फिर आप महोबा में जाते हैं, भदोई में जाते हैं तो आप आउटर स्पेस को भी कवर करते हो। आगरा, मथुरा, वृंदावन के क्षेत्रों में जाते हो तो आउटर एरिया भी कवर करते हो। कहने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये हो गया। अब इसी के साथ आप सामाजिक आर्थिक समावेशन और निर्यात प्रोत्साहन भी लिख सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम मांग आपूर्ति पक्ष को भी योगदान दे सकते हैं, मांग आपूर्ति पक्ष को भी मजबूत कर सकते हैं, जिससे मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। भाई मुद्रास्फीति कब बढ़ती है कि लोग डिमांड तो कर रहे हैं किसी वस्तु की, परंतु उनके पास वो सप्लाई नहीं आ पा रही है। लेकिन अगर हम पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करते रहेंगे तो मांग कितनी भी हो, हम सप्लाई करते रहेंगे तो क्या मुद्रास्फीति बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती। तो ये 10-12 पॉइंट मैंने बता दिए यहां से यहां तक, ये मेजर सेक्शन है। अब इनसे बेहतर कोई लिखेगा क्या? किसी बच्चे कॉपी उठा के देख लो, इससे बेहतर नहीं लिखेगा। क्योंकि आप अगर इस नोट्स को पढ़ के लिख रहे होगे तो आप 7-8 डायमेंशन को अलग अलग डायरेक्शन में खोल के रखोगे, 9-10 पॉइंट को। लेकिन कोई एक एवरेज स्टूडेंट होगा जो अपनी किताबों से ही पढ़ रहा होगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो 2-3 पॉइंट तो अच्छे लिखेगा, उसके बाद वही फिर कहानी घुमाना शुरू कर देगा या फिर उस पॉइंट को स्किप आउट कर देगा। ठीक, लेकिन आप लोग अच्छे से तैयार करके गए, फिंगर टिप पे याद रहेगा, लिखते चले जाओ। तो ये आपकी कला होनी चाहिए। आंसर राइटिंग में दोस्तों पेज भरने के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप प्रेजेंटेशन कैसा दे रहे हो, कितने आयामों को आपने टच किया। आप देखोगे जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी कॉपी उठा के देखिएगा, कभी टॉपर्स की कॉपी उठाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई वो किस तरीके से चीजों को डील करते हैं। अच्छा, अब अपने योगदान तो देख लिया, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चुनौतियों को भी देख लेते हैं। तो चुनौतियों को जब आप देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो हम देखिए, आपको हर चीज में जानकारी बेहतर होगी तभी आप प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे। पहला, अब जैसे मैंने लिखा है कि आधारभूत ढांचे की कमी। भाई कितना भी बेहतर हमारा यूपी का ढांचा हो जाए लेकिन ये एक मेजर समस्या बनी रहेगी। कैसे रहेगी? पहली इंपॉर्टेंट चीज कि अपर्याप्त सड़क। अब मेरे प्यारे भाई, आप ये मत सोच लेना कि सर अभी तो आपने कल पढ़ाया था क्या कि हाईवे वगैरह पढ़ाए थे, एक्सप्रेसवे पढ़ाए थे, लेकिन एक कॉमन सेंस लगाओ। एमएसएमई मैं बता रहा हूं कि 96 लैक्स जो है उसमें से 90% गांव में है। तो गांव में कितने एक्सप्रेसवे जा रहे हैं? बहुत रेयर ही जाते हैं। कुछ एक्सप्रेसवे होते हैं जो गांव के आसपास से जाते हैं लेकिन उस पर भी कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो जो गांव की सड़कें होती हैं, जो मेन शहरों की सड़कों से जुड़ती हैं, उन सड़कों पे गाड़ी तो आप लोग भी चलाते होंगे, इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, पता ही नहीं चलता कब गड्ढे में गिरेंगे कब बाहर निकल आएंगे। होता है अक्सर, बारिश के दिनों में देखो पता चलता गाड़ी पलट गई, बाइक पलट गई। तो अपर्याप्त सड़क संरचना। तो हम अगर प्रोडक्शन बना भी रहे हैं तो उसको बेचने के लिए सड़क नहीं है कि हम सड़क के माध्यम से अच्छे से पहुंच पाए। दूसरा, अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति। भले कितना ही सरकार क्यों ना कहे कि हम बिजली जो है कि 24/7 दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में जहां पे बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपको यह भी समस्या बतानी है आधारभूत ढांचे में। तीसरा, आप इसी में बता सकते हो कि सर भंडारण की सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। भाई बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं यानी यूज करते हैं, घर में डेकोरेट टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो आपके खाद्य सामग्री से संबंधित होते हैं, जैसे मुरब्बा हो गया, आंवले का हो गया, या अचार हो गया, या और भी दही वगैरह जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। तो इनको संरक्षित करने के लिए भी हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की कमी है। आप अपने जिले में जाइएगा, पता करिएगा जरा एक बार, जिले स्तर की जो मंडियां होती हैं छोटी छोटी, उनमें पता करिएगा कि कितना बेहतर स्टोरेज है कोल्ड स्टोरेज, और क्या वो इतना पर्याप्त है कि आपके जिले के जितने भी ग्रामीण किसान हैं उनके सारे प्रोडक्शन को वहां स्टोर किया जा सकता है। यही आप पता कर लेना, तो आपको खुद पता चलेगा कि नहीं सर ये तो पर्याप्त ही नहीं है। का मतलब इसकी भी समस्या है। फिर अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क। मैं फिर वही कहूंगा कि परिवहन नेटवर्क भी आपका बेहतर नहीं है अभी तक। भले आप एक्सप्रेस वे कितना ही बना लीजिए, ट्रेन कितनी भी वंदे भारत बना लीजिए, लेकिन परिवहन की समस्या है अभी भी। तो ये एक बेसिक चुनौती आपने लिख दी, एक मेजर हेडिंग में आधारभूत ढांचे में। ठीक है, अब थोड़ा कलर बदल लेते हैं, येलो कलर आते हैं। चलिए, दूसरे चैलेंजेस को मैंने जो लिखा है और उसमें क्या आपको डील करना है, कैसे करना है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे वित्त तक पहुंच, क्या है दोस्तों? वित्त तक पहुंच, या इसे हम कह सकते हैं कि ऋण की समस्या, ये दूसरी समस्या होगी। अब वित्त तक पहुंच की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हो कि जटिल
जटिल ऋण प्रणाली, जटिल ऋण प्रक्रियाएं या प्रणाली लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है, आप अगर बैंक में लोन लेने जाओ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप प्राइवेट भी है लेकिन आपका एक अच्छा बिजनेस है, आपकी अच्छी सैलरी है, मैनेजर बैठा के चाय पिलाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा गर्मियों के दिनों में और बढ़िया लोन अप्रूव करेगा, बिना कुछ किए 1 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा एमएसएमई तो ग्रामीण सेक्टर में ज्यादातर ग्रो कर रहा है। जब गांव का किसान जाता है, जिसके पास कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं है, जिसके पास कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है, तो बैंक मैनेजर क्या करता है, कल आना परसों आना, आज साहब नहीं है, आज सर्वर डाउन है, 4 चक्कर लगवाएगा। फिर उसके बाद अपनी जमीन के कागज लाओ, गिरवी तो कुछ रखोगे, कोलेटरल तो कुछ रखोगे, किस बेस पे मैं आपको लोन दूं। 1 लाख का लोन लेना होता बेचारे को, 10 चक्कर लगवाते हैं उसको। यानी ऋण प्रक्रिया अभी भी जटिल है, जिसकी वजह से लोग जाना ही छोड़ देते वित्त तक, और जब वित्त नहीं मिलता उनको तो अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। एमएसएमई का नुकसान होता है। दूसरा आप लिख सकते हो कि वित्त योजनाओं कार्यक्रम के बारे में सीमित जागरूकता। जैसे अब अगर आप देखोगे कि सीमित जागरूकता लिख दो इसी में, एग्जाम्पल के तौर पे भारत सरकार के द्वारा मुद्रा योजना चलाई जा रही है कि नहीं चलाई जा रही है, बताइए। मुद्रा योजना लोन के लिए चलाई जा रही है, ऋण लेने की। साथ ही साथ आप देखोगे स्टैंड अप इंडिया फीमेल्स के लिए चलाई जा रही है, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया। अब इन योजनाओं के बारे में आपके गांव में कितने लोगों को पता है? आप खुद से इवेल्युएट करो, आप खुद से इवेल्युएट करो, अपने फैमिली मेंबर से पूछो, अगर आपके मम्मी पापा हैं जो खेती किसानी करते हैं या थोड़ा बहुत नौकरी बिजनेस भी करते हैं, कितने लोगों को पता है मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना या और भी ऐसी बहुत सारी योजना जो सरकार की तरफ से लोन प्रोवाइड कराती है, बैंक में ही मिलेगा, लेकिन इन योजनाओं के तहत थोड़ा आसानी से मिलता है। तो जागरूकता नहीं है। साथ ही साथ आप इसमें देखोगे कि ब्याज दरें भी महंगी हैं, ब्याज दरें भी महंगी हैं। खुद जो है कि आरबीआई क्या कर रहा है, रेपो रेट को 6.5 से नीचे ला ही नहीं रहा है, तो बैंक भला 6.5 पे थोड़े दे देंगी लोन, वो तो और महंगा देंगी। एक सरकार की तरफ से केसीसी दिया गया है, केसीसी में पहले दिया जाता था 3 लाख रुपए, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 5 लाख रुपए। लेकिन आज भी किसानों को नहीं पता केसीसी का कैसे यूज करना है, कितने परसेंट पे इस पे लोन मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन नहीं यूज हो पाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, वित्त तक पहुंच भी। तो ऐसी आप प्रॉब्लम्स को क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर और देखते हैं, अभी तो मैं चुनौतियों के डायमेंशन ओपन कर रहा हूं दोस्त, कि किस प्रकार की चुनौतियां आप लिखोगे अगर अपने एग्जाम की कॉपी में, तो बेहतर तरीके से हो जाओगे। जैसे बाजार तक सीमित पहुंच और प्रतिस्पर्धा, सीमित मार्केटिंग क्षमता, इनकी जो है मार्केटिंग क्षमता कैसी आती है, सीमित हो जाती है, क्योंकि ये छोटे छोटे बाजारों पे, जैसे होता है ना आपके साप्ताहिक बाजार लगते होंगे, मंगल बाजार लग गए, शनि बाजार लग गए, सोम बाजार लग गए, शुक्र बाजार लग गई, वहीं अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं, और वहां खरीदने वाले भी जो होते हैं वो कम पैसे वाले लोग होते हैं। जैसे हम लोग विद्यार्थी जीवन में है, दिल्ली में जैसे गांधी विहार में बाजार लगती है शनिवार को, वजीराबाद में लगती है बुधवार को, और मंगलवार को लगती है, शुक्रवार को, ऐसे वीकली बाजार लगती है। तो कई बार क्या होता है, हम स्टूडेंट वहीं से कुछ अपनी जरूरत के सामान खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम विद्यार्थी जीवन में हैं और हमारे पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि हम लग्जरी गुड्स को लेकर अपने एंजॉय करें, नहीं। तो आप ये देखो ना, इस तरीके के ग्रामीण लोग अगर अपना सामान ऐसे छोटे छोटे बाजारों में बेचेंगे तो क्या उन्हें उचित दाम मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। ये चीजें, बाजार अवसरों की अपर्याप्त सूचना, मतलब बाजार में क्या क्या अवसर हो सकते हैं उसकी सूचना नहीं है। साथ ही साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता मानक पालकों का, मानक जो पालन होते हैं उसका भी वो लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि आप चाय 5 रुपए की भी पी लीजिए ढाबे पे, 10 रुपए की भी पी सकते हैं, 50, 100, 150, 300 5 स्टार होटल में जाओ 600 रुपए की भी चाय मिलती है। दिस इज द अंतर। ये हो गया 5 रुपए की चाय, और ये हो गई मान लो 200 रुपए की चाय। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, ब्रांडिंग की अंतर है। इसकी अंतर हो गया ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इनका अंतर आ गया। तो चाय है मेरे भाई, ये भी जो है कि आपको एक छोटे से गिलास में भर के दे देगा, इतनी चाय लीजिए साहब पीजिए, और एक ऐसे हैंडल थमा देगा, ये भी इतनी देगा, ये भी ऐसे ही करेगा, लीजिए सर चाय पीजिए। अंतर क्या है दोनों में, ब्रांडिंग, पैकेजिंग का। अभी देखिए एक जीता जागता एग्जाम्पल, अब तो खैर पता नहीं कहाँ रह गई है, एमबीए चाय वाला, इनकी क्या है, ब्रांडिंग ही तो है। बहुत सारे ऐसे आउटलेट हैं चाय के, बहुत सारे आउटलेट हैं, लेकिन इनसे बेहतर चाय मुझे तो लगता है 5-10 रुपए वाली चाय होती है जो ढाबे पे मिलती है, बहुत अच्छी चाय होती है, लेकिन उनकी ब्रांडिंग पैकेजिंग कुछ भी नहीं होती है, कोई हाइजीन नहीं होता, वहीं मक्खी भिनक रही है, वहीं सामने चाय बन रही है, वहीं सारे स्टूडेंट बैठ के पी रहे हैं। नेहरू विहार के नाले पे बैठ के चाय पीते हैं, हम लोगों ने भी पी है नेहरू विहार के नाले पे,
सामने नाला बह रहा है, बढ़िया बदबू आ रही है और लोग चाय की चुस्की लगा रहे हैं, चाय पे चर्चा हो रही है। तो डिपेंड करता है कि आप ब्रांडिंग अगर कितनी बेहतर। अब इसी तरीके से एमएसएमई के प्रोडक्ट की अगर बेहतर ब्रांडिंग कर दी जाए तो आपको बेहतर पैसा मिलेगा, ब्रांडिंग नहीं होगी तो बेहतर पैसा नहीं मिलेगा। ये सारी इसी तरीके से विनियामक अनुपालन में भी समस्या आती है। विनियामक अनुपालन का मतलब लाइसेंस लेना, पंजीकरण कराना, या फिर टैक्सेशन प्रॉब्लम्स होती है कि टैक्स को बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं छोटे छोटे वो टैक्स से चोरी कर रहे होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी जो इंडस्ट्रीज हैं जो पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे हैं, बस उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना कि निराशा में आशा भी होनी चाहिए, उम्मीद की किरण होनी चाहिए। तो उम्मीद की किरण के तौर पे आप लिख दीजिए बढ़िया सरकारी प्रयास, कि हमारी सरकार को दिख नहीं रहा है क्या, ये कुछ दिख रहा है। सरकार में भी तो जो अधिकारी जा रहे हैं वो हमारे और आपके बीच से ही तो जा रहे हैं, तैयारी करके पढ़ के, तो वो सरकारी प्रयास भी करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको लिख देना है यूपी की एमएसएमई नीति। क्या लिख देना है? एमएसएमई पॉलिसी भी बनाई गई है। किस ईयर की बनी है? 2022 की बनी है। अगर इसके बारे में एक दो लाइन अगर आप लिख देते हो तो और अच्छी बात है, पहला प्रयास। दूसरा प्रयास अगर हम देखते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को क्रियान्वित किया जा रहा है। तीसरा देख लेते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार। ठीक है, ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार ये योजना चलाई जा रही है। साथ ही साथ इसी में एक और आप लिख सकते हो कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसको बजट 2024-25 में लाया गया था, जिसका टारगेट है कि प्रति वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना। प्रति वर्ष 1 लाख, तो सोचो 5 वर्ष तक का टारगेट, तो 5 लाख ऐसी होगा, और एक व्यक्ति मतलब बढ़िया एमएसएमई हो जाएगा। फिर ई मार्केट प्लस योजना, यूपी की एक स्टार्टअप नीति को आप मेंशन कर सकते हो। यूपी की स्टार्टअप नीति जो आपकी 2020 में आई थी तो मेंशन कर सकते हो। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, तो ये सारी योजनाएं अगर आप मेंशन करते हो तो आपका एक बेहतरीन उत्तर तैयार हो। ठीक है, और कंक्लूजन में कुछ नहीं, बस एमएसएमई की उपयोगिता को लिखते हुए अपना आप कंक्लूजन लिख दीजिए कि भैया 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हम अचीव कर सकते हैं। या फिर आप इसको नहीं लिख के अपनी उत्तर प्रदेश की जीडीपी में जो कि 25% का योगदान करता है, एमएसएमई की भूमिका को दिखा सकते हैं। तो ये एक भविष्यगामी लक्ष्य होना चाहिए, या फिर किसी भी एक भविष्य के टारगेट को, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एसडीजी में से भी किसी भी एक दो लक्ष्यों को उठा के कि इन लक्ष्य का अनुपालन किया जा सकता है। या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, सॉरी डीपीएसपी जो होता है, डीपीएसपी जो ग्रामीण स्तर पर विकास किया था गरीबों का, वंचितों का, इनमें से कोई एक टारगेट उठा के आप लिख दो कि इन सबकी उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि एमएसएमई में सर कैसे लिखना है। इज इट क्लियर? इतनी बात अगर समझ में आ गई हो मेरे दोस्त तो मैं जरा पानी पी लूं। चलिए, समझ में आ गया इतनी बात। अब देखिए ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, जिन लोगों ने बीच में क्लास देखी हो तो मैं उनको दोबारा नंबर लिख देता हूँ, 8527594636। ये हमारे ग्लैंस एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर देना और वहां पर आप नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो मेरी टीम से। आप वहां पर मीन्स आंसर राइटिंग के नोट्स हैं दोस्तों, ये स्पेशली 2024, 2025, 2026 तक मेंस के लिए वैलिड है। इससे आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों के साथ यूज कर सकते हो। पेपर 5, 6 स्पेशली यूपीपीसीएस का ही है, बाकी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट नोट्स आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए यूज कर सकते हो। इसको पूरी तरीके से मैंने और अपनी टीम के साथ मिलकर पूरी तरीके से तैयार किया है। किसी भी पेपर को आप देखोगे सेम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो आयोग की डिमांड होती है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसी, आप खुद अगर थोड़ा बहुत भी अवेयर होगे अपने मेंस के लिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ये सारी चीजें हमें एक किताब में नहीं मिलती। पहली चीज, कोई एक कंपाइलेशन नहीं होता है, लेकिन ग्लैंस एकेडमी ने आपकी बहुत सारी समस्या को रिजॉल्व कर दिया। पूरी कंपाइलेशन आपको एक ही जगह पे मिलेगी, एक स्टैंडर्ड नोट्स क्वालिटी के साथ।
और मैंने अभी कल वीडियो पोस्ट की थी तो एक लोगों ने कहा कि सर आपके नोट्स तो मतलब कमाल ही नोट्स हैं। चलिए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। एक और टॉपिक सोच रहे हैं डिस्कस कर लें आपसे, और ताकि देखिए ये मेजर जो क्लास है ये उनके लिए ही है स्पेशली, जिनके पास ये नोट्स तो हैं और बस उनको थोड़ा एक आइडिया देना था मुझे कि कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, बस चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कुछ ऐसे लैंडमार्क टॉपिक मैं ले रहा हूं जिससे 2024 के मेंस में आने की पूरी तरीके से संभावना रहे। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। आगे बात करते हैं ओडीओपी। भाई एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसका अगर आपको इंट्रो लिखना हो तो सिंपल लिख सकते हो कि 2018 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसलिए प्रारंभ किया गया था कि स्थानीय, ध्यान से समझिएगा, स्थानीय एवं परंपरागत, स्थानीय एवं परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए, उत्पाद भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे ओडीओपी की विशेषता भी झलक गई। इंट्रो में आपके ये चीजें होनी चाहिए कि आप इंट्रो जिस टॉपिक का लिख रहे हैं ना उस टॉपिक से संबंधित शब्द आने चाहिए कि भैया स्थानीय एवं परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू किया गया। बहुत अच्छा इंट्रो हो गया 2 लाइन में। भाई मैंने एक फैक्ट भी दे दिया, कब शुरू हुआ, उसकी उपयोगिता क्या, स्थानीय और परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए। हो गया कि नहीं हो गया, इंट्रो हो गया तैयार आपका। और यही चीज मैंने इंट्रो में लिखी भी है। आप ये इंट्रो लिख दो, कोई गलत करके दिखाए तो बताना, फिर कोई नहीं गलत करेगा। सारी चीजें मेंशन की गई है। मैं अमूर्त बातें थोड़े बताऊंगा, मैं आपको अमूर्त नहीं लिखना है, आपको चीजों को प्रमाणित करते हुए लिखना है भाई। सॉरी। चलिए, ओडीओपी अगर लाई गई थी तो उसे क्यों लाया गया था? पहला उद्देश्य तो आपको क्लियर मैंने अभी कर दिया कि सर ओडीओपी जब लाई गई थी तो उसका एक मेजर उद्देश्य था कि स्थानीय और परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित करना। वहीं अगर हम देखते हैं तो हम पहली लिख सकते हैं सर स्थानीय शिल्पकला, क्योंकि ये ध्यान देना कि केवल ओडीओपी में केवल खाने की चीज ही नहीं आएंगी। तो ऊपर जा रहा है क्या? चलो अच्छा ठीक है, बोल दिया मैंने। स्थानीय शिल्प कला एवं प्रतिभाओं का संरक्षण, क्या कर रहा हूं, प्रतिभाओं का संरक्षण। भाई खाने पीने के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपकी प्रतिभा दिखती है, जैसे लकड़ी के खिलौने हो गए, मिट्टी के खिलौने हो गए, बांसुरी हो गई, ताड़ियाँ हो गई, पान हो गया, हाथरस की हींग हो गई, अलीगढ़ के ताले हो गए, मेरठ के स्पोर्ट्स सामान हो गया। तो अलग अलग जगह की चीजें तो फेमस है, तो इसको प्रतापगढ़ का आंवले का मुरब्बा हो गया, इस तरीके की चीजें। दूसरा, अगर मैं दूसरा उद्देश्य से आपसे बात करूं तो सिंपल है भाई, हम ओडीओपी के माध्यम से कहीं ना कहीं रोजगार एवं आय वृद्धि को भी तो टारगेट कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले। हर व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की दौड़ में रहेगा तो सरकारी नौकरियों की संख्या भी तो सीमित है। तो अगर सरकारी नौकरी है तो क्या जीवन कुछ नहीं है, नीरस है क्या? ऐसा नहीं है ना। तो ये भी सरकार की योजना है कि हम भाई लेकिन मैं आप लोगों को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। आप लोग तो सरकारी नौकरी लीजिए, आप जिस चीज के लिए समय दे रहे हो अपना, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, जो उम्मीदें आप लोगों से लगा रखी है सबने, इवन कि मैंने खुद लगाई हैं, कि आप लोग अपनी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरिए, अपनी पूरी मेहनत करिए। हमें जितनी मेहनत करनी है हम कर रहे हैं लगातार ग्लैंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो नोट्स हो, स्ट्रेटजी हो, क्लास हो, पॉइंट हो, हर एक चीज आपको बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं से भी कोई कट पेस्ट वाली चीज नहीं है। कट पेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं, किसी एक बुक का आप उठा के देख लेना, नहीं मिलेगा। इसमें 4 से 5 बुक यूज की गई है। जब ये नोट्स तैयार हुए थे मैंने आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाई थी कि 6 प्रकार के इसमें सोर्स फॉलो किए। तो कहीं एक बुक का तो मिलेगा नहीं, एक कंटेंट है, ये ध्यान देना। तो आप भी मेहनत करते रहिए लगातार। अच्छा, तीसरा है उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना। उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना। अब एक एग्जाम्पल मैं बताऊं। प्रतापगढ़ अगर आप लोग कभी गए होगे, हालांकि मैं तो 2-3 बार गया हूं, तो प्रतापगढ़ में क्या है कि आंवले वहां के फेमस है और आंवले के मुरब्बे फेमस है। अब होता क्या है कि फेमस होने का मतलब क्या होता है कि सारी दुकानें वही उसी क्वालिटी का गुणवत्ता तो दे नहीं सकती हैं। तो स्टेशन के बाहर जैसे ही आप निकलोगे ना, वो बड़ी बड़ी दुकानें शीशे के जार में आंवले का मुरब्बा, भैया फेमस है, ले लीजिए ले लीजिए। अरे ये तो देखो कि उसने गुणवत्ता अच्छी रखी भी है कि नहीं रखी है। आगरे का पेठा देख लो, क्या सारे पेठे पंछी पेठे होते हैं क्या? नहीं, कुछ तो ऐसे होते हैं बस चीनी मिला के बेच रहे हैं। तो जब उसको ओडीओपी के तहत शामिल किया गया तो जिला प्रशासन भी इस चीज को नोटिस करता है कि इसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आगरे के पेठे में भी सुधार होगा, प्रतापगढ़ के आंवले के मुरब्बे में सुधार होगा, बनारस की साड़ियों में सुधार होगा, महोबा के पान में सुधार होगा। तो ये कहीं ना कहीं गुणवत्ता में भी वृद्धि की जाएगी। ये चीज है भाई। फिर साथ ही साथ
इनका कलात्मक रूपांतरण किया जाएगा। कलात्मक रूपांतरण का मतलब क्या होता है, इनकी पैकेजिंग को संभाला जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एमएसएमई में ये चुनौती बताई थी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी ब्रांडिंग करेंगे बढ़िया करके, ठीक है। ब्रांडिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग रहेगी तो आप 10 रुपए ज्यादा भी चार्ज करोगे तो लोग देने को तैयार हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। साथ ही साथ एक और उद्देश्य है कि जो क्षेत्रीय असमानता है मेरे दोस्त, उसको कम किया जाए, क्षेत्रीय असमानता को कम किया जाए, साथ ही साथ आर्थिक विषमता को भी कम किया जाए, आर्थिक विषमता को भी कम किया जाए। अब जैसे कहा जाता है कि जो पश्चिमी यूपी है वो बहुत संपन्न है, जैसे बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, हाथरस हो गया, ये मेरठ हो गया, बहुत संपन्न है क्योंकि यहाँ पे हरित क्रांति का प्रभाव था। लेकिन पूर्वी यूपी, बुंदेलखंड का क्षेत्र, मध्य यूपी, ये उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए आप देखो ना 75 जिलों का अपना अपना एक उत्पाद है, तो सबको सरकार ने रखा वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में, भाई सभी जिले इसका विकास करें और सभी के पास आर्थिक रूप से सक्षमता होगी, रोजगार मिलेगा, आय वृद्धि होगी तो आर्थिक विषमता भी कम होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आर्थिक विषमता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, नहीं, लेकिन कुछ हद तक कम हो सकेगी आर्थिक विषमता। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्या ओडीओपी जितनी अच्छी दिख रही है हमें सुनने में, जितनी अच्छी गुलाबी रंग में सजी हुई है कॉपी किताबों के रूप में, वो कहते हैं ना कि तुम्हारे कागजों में तो गांव के मौसम भी गुलाबी है, मतलब गांव में खूब विकास हो रहा है लेकिन धरातल पे हो ही नहीं रहा होता है। तो सेम उसी तरीके से कि ओडीओपी की चुनौतियां भी हैं कुछ। क्या क्या है चुनौतियां मेरे भाई, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं कि चुनौतियां नहीं है, पहली चीज हाँ, पहली चुनौतियां हैं कि विशिष्ट उत्पादों की पहचान कर, विशिष्ट उत्पादों की पहचान करना, या यूं कह दें कि स्थानीय उत्पादों की पहचान करना। सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं, कालीन पे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये कालीन भैया नहीं है, कालीन है, ठीक है। आप ओडीओपी में उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि भदोही की कालीन को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया कि ये यहाँ का स्थानीय उत्पाद। लेकिन जब से लोगों ने मिर्जापुर के मुन्ना भैया की वेब सीरीज देख लिया ना, तो लोगों को लगता है मिर्जापुर की ही कालीन फेमस है। यही गलती होती है, मिर्जापुर में उद्योग होता है, बनारस में भी उद्योग होता है, लेकिन जो असली फेमस है वो भदोही की है। यानी विशिष्ट उत्पादों की पहचान करना भी एक चुनौती है कि कौन से क्षेत्र की है। दूसरा, आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में एक संघर्ष हो रहा था 1 साल पहले रसगुल्ला को लेकर, सफेद वाले रसगुल्ला को। फाइनली उसका जो है कि जीआई टैग उड़ीसा को दिया गया है। तो ये भी मैटर करता है कि भैया स्थानीय उत्पादों की पहचान सही मामले में हो पा रही है या नहीं। तो दूसरी एक चुनौती क्या है, दूसरी है कि हमारे पास पर्याप्त कुशल श्रमिक नहीं है। ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए इसको। ये एक ऐसी समस्या है जो जरूरी है। बनारसी साड़ी बनाने का काम देखा, मैं तो खैर बनारस का हूं तो मुझे पता है, मैंने बहुत बारीक तरीके से देखा है, बहुत सारे मित्र हैं मेरे इस फील्ड में, तो मैं जाता रहता हूँ कभी कभी उनके कारखाने में देखता हूँ। साड़ी को बुनने के लिए ना बहुत महीन तरीके की कला चाहिए होती है, जो उसमें एक डिजाइन अगर मान लीजिए बनी हुई है कुछ इस तरीके की फूल की डिजाइन, हालांकि तो फूल भी नहीं बन रहा है, कुछ इस तरीके से पत्तियों के डिजाइन मान लीजिए, तो इस पे क्या होता है ना, सोने का पानी चढ़ाते हैं, सोने के धागे से पिरोते हैं या फिर रेशम के धागे से पिरोते हैं, फिर इसमें भी महीन महीन डिजाइन होती है बहुत सारी। तो ये महीन कलाकारी होती है, यानी कुशल श्रमिक चाहिए। मैं अगर बैठ जाऊं बनाने तो शायद नहीं बना पाऊंगा कि मेरे पास उस चीज की कुशलता है ही नहीं, स्किल्ड है ही नहीं, लेकिन जिसके पास है वो बेहतर बनाएगा। तो ये एक समस्या हो जाती है। तीसरी अगर हम बात करें कि अवसंरचना, अब देखो फिर वही मैं कहूंगा, अवसंरचना ये एक बेसिक पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हो, अवसंरचना। और साथ ही साथ आप प्रौद्योगिकी को लिख सकते हो, ठीक है, प्रौद्योगिकी की चुनौती, ये भी आप लिख सकते हो कि अवसंरचना और प्रौद्योगिकी की चुनौती। भैया अवसंरचना में आपको बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या है, ठीक है, एक ये हो गया। फिर परिवहन की समस्या है, ये सभी। फिर आप चौथे नंबर पे लिख सकते हो कि मार्केट से जुड़ाव, मार्केट से जुड़ाव। कितने लोगों को पता है कि महोबा के पान को जीआई टैग है, पर प्राप्त है? कुछ ही लोगों को पता है महोबा के पान को, लेकिन वहां पान के पत्तों का जीआई टैग है। फिर भी बनारसी पान का गाना चलता है अमिताभ बच्चन का, खाई के पान बनारस वाला, ठीक है, खुल जाए बंद अकल का ताला, तो हमारा ताला तो हमेशा से खुला हुआ है, तो वहीं पले बड़े हुए हैं। तो ये हो गया। साथ ही साथ बनारसी साड़ी को देख लो, बनारसी साड़ी को तो मान लीजिए प्रॉपर जो है कि एक मिला हुआ है ब्रांडिंग वगैरह। भाई मिशेल ओबामा जी को भी गई थी, बराक ओबामा जी की पत्नी को नीता अंबानी भी अपनी पुत्र वधू के लिए लेके गई थी। तो
कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको वाकई जो है कि मार्केट से जुड़ाव मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मार्केट से अटैचमेंट नहीं, मतलब मार्केट तक उनकी पहुंच ही नहीं है। तो ये भी एक चुनौती है अभी भी। 5वें नंबर पे अगर मैं चुनौती की बात करता हूं तो पर्याप्त वित्तीय सहायता। फिर वही कि भाई छोटे से बिजनेस को करने के लिए भी आपको वित्तीय सहायता तो प्राप्त होनी चाहिए, और इसीलिए जो अल्पसंख्यक वर्ग का जो समूह है उसके लिए सरकार के द्वारा उस्ताद योजना है, कारीगर योजना है, इस प्रकार की उड़ान योजना है, सीखो योजना है। तो कुछ इस प्रकार की सीखो योजना वगैरह हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को कुशल भी बनाती हैं और वित्त की समस्याओं से भी निजात दिलाती हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं एक सेकंड की, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर वही मैं रिपीट करूंगा आपसे, कि गुणवत्ता का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। मतलब गुणवत्ता नियंत्रण और मानक जो होते हैं उनका पालन करना भी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। अगर मानक का पालन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीजें आपकी, इतनी चीजों में मैंने डिस्कस कर दिया। अब लास्ट पॉइंट आपको और समझा देता हूं। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को स्पेशली जिन लोगों ने नोट्स को पढ़ा और प्रेजेंटेशन करने में थोड़ी समस्या आ रही थी कि सर कीवर्ड्स को हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो उम्मीद है कि चीजें अब बहुत आसान हो रही होंगी। एक लास्ट यहां पर कि जो महत्व है मतलब कि इसका जो लाभ है या महत्व, अब मैं इस चीज को यहीं पर डिस्कस करता हूं। जैसे समावेशी विकास पर बल देना, पेन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, रेड कलर। समावेशी विकास पर बल देना। समावेशी विकास में जैसे आप देखो किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, ठीक है, राज्य की जीडीपी में भी हम कह सकते हैं कि 2% की वृद्धि होने की संभावना है। महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा भाई, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ प्रवासन यानी माइग्रेशन पे हम कंट्रोल कर सकेंगे, यानी इसे कम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि स्थानीय अवसरों की संभावना बढ़ जाएगी। स्थानीय स्तर पे जो है कि अवसर हमें ज्यादा मिलेंगे रोजगार के लिए। फिर इसको भी एमएसएमई वाले ही इंपॉर्टेंस लिख देनी है कि विदेशी आय की प्राप्ति। भाई एग्जामिनर को तो बस ये कला दिखानी है आपको कि आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से परोस सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। आप होटल में जाते हो, 10 प्रकार की पनीर लिखी होती है कि ये पनीर, वो पनीर, वो पनीर, पनीर लबाबदार, पनीर तड़का, पनीर बटर, पनीर लच्छेदार, पता नहीं कितनी कितनी। क्या वो सबकी अलग अलग रेसिपी बना रहा है? नहीं, एक रेसिपी उसने बनाई है भगोने में, बढ़िया से भर के रखी है उसने, एक वीआईपी मल्टी टैलेंटेड रेसिपी। आपने कहा सर हमें पनीर लबाबदार खाना है, उसने इस ग्रेवी को उठाया, पनीर लबाबदार का मसाला डाला, थोड़ा सा पनीर डाला, दे दिया। आपने कहा सर हमको पनीर बटर खाना है, उसने यहीं से ग्रेवी उठाई और थोड़ा सा पनीर बटर का मसाला डाला, बना दिया। आपने कहा सर हमें मटर पनीर खानी है, शाही पनीर खानी है, उसने यहीं से बना दिया। कहने का मतलब है कि जो मसाला थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, यानी डिमांड ऑफ अकॉर्डिंग क्वेश्चन, की क्वेश्चन की डिमांड क्या है। बाकी ग्रेवी तो आपके पास सेम रहेगी ना, सेम वही चुनौतियां, सेम वही प्रयास, सेम वही लाभ, बदलाव क्या है? तो ये एक बेहतर तरीका होता है कि आप एक सांचा तैयार कर लो अपने दिमाग में, उसी को एडजस्ट करना होता है। यही एक कला डेवलप करनी होती है। नहीं तो दोस्त 1000 क्वेश्चन के 1000 मॉडल आंसर अगर आप रटोगे तो नहीं रट पाओगे। लेकिन 1000 मॉडल आंसर की जगह आप अगर 50 पैटर्न को सीख गए, केवल 50, तो 50 पैटर्न पे भी आप 1000 क्वेश्चन को इजिली लिख ले जाओगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई महत्व और लाभ को लेकर। फिर इसी तरीके से विदेशी आय की प्राप्ति, संगठित बाजारों के साथ एकीकरण हो गया, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा, यहां पर भी देखिए ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिल जाएगा, और जनजातीय समुदाय के जो लघु वन उपज को मुख्य धारा से जोड़ना, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई ओडीओपी की अगर मैं बात कर रहा हूं, ओडीओपी की, वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जनजातीय समुदायों को भी तो बढ़ावा मिलेगा। सोनभद्र के क्षेत्र को आप हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ सर वहां पे है। मिर्जापुर के क्षेत्र को हाईलाइट कर सकते हैं आप, लखीमपुर खीरी को हाईलाइट कर सकते हैं, सीतापुर क्षेत्र को हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ सर ये वो क्षेत्र हैं जहां पे जनजातियां ज्यादातर रहती हैं, और इनके भी एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के नाम पर इनको भी जो लघु वन उपज होगी उसको भी उद्योग को सहारा मिलेगा। साथ ही साथ एक आप कुटीर उद्योग को भी कह सकते हो कि सर कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, और इसी में आप एमएसएमई को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि एमएसएमई कुछ अलग से नहीं है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ही आता है एमएसएमई भी। तो ये हो गया आराम से। अब इसका एक बेहतरीन जो है कि आप निष्कर्ष लिख सकते हो। ध्यान देना कि निष्कर्ष लिखने के लिए आपको कीवर्ड्स जरूर रखने पड़ेंगे। मैं कीवर्ड्स पर एक अलग क्लास बता, कुछ आई कैचिंग लाइन जिसे अब जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि लोकल से ग्लोबल, ये एक आई कैचिंग हो गई।
मतलब लोकल स्तर पे हम ओडीओपी को प्रमोट कर रहे हैं, जहां से हम निर्यात करेंगे ग्लोबल स्तर पे। ये मोदी जी की टैगलाइन है, या इसको हम लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल। याद होगा आपको। तो इस तरीके की आई कैचिंग लाइन अगर आप अपने मॉडल आंसर में लिखते हैं, प्रेजेंटेशन में, आंसर राइटिंग में, कीवर्ड्स के तौर पे, तो एग्जामिनर को तुरंत लगता है यार बाकी लोगों ने तो खाली कहानियां लिखी है, इसने मोदी जी के कोटेशन को रख दिया, यानी एक सीधी सी बात मेंशन कर दी कि हाँ भाई इससे ये बेनिफिट मिल सकता है। ओडीओपी का ही तो इंपॉर्टेंस दिखाते हुए, लोकल प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस दिखाते हुए तो मोदी जी ने कहा था लोकल से वोकल हम जाएंगे। तो भाई हमने दिखा दिया लोकल से ग्लोकल कैसे जा सकते हैं। लोकल प्रोडक्ट को हम प्रोत्साहित करेंगे, विदेशी आय की प्राप्ति करने के लिए हम ग्लोबल स्तर पे उसे बेचेंगे, निर्यात करेंगे। तो ये आज हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ताकि देखो, पहली चीज मैं बहुत क्लियर कर चुका था जब 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही कि मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाऊंगा इस समय, चाहे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी नजदीक आ रही है, मुझे पता है। हालांकि उसके लिए जो करंट अफेयर्स है मैं उसको जरूर तैयार करूंगा, लेकिन मेरे दोस्त 29 जून को मेंस है, तो इसको जो है कि मैं गंवा नहीं सकता, क्योंकि बहुत कीमती समय होता है जिसके लिए हम साल भर से तैयारी कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन प्रयास ये रहेगा कि क्लास के बाद में आर की मतलब जब पेपर हो जाएगा, और उसके बीच में भी आप लोगों की डिमांड थी कि सर नोट्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा डिटेलिंग की जाए, तो मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। अदरवाइज मैं शायद नहीं लेकर आता। तो आप लोगों का जैसा प्यार और सपोर्ट बना रहता है, चाहता हूं कि और भी इसे शेयर किया करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करो, टेलीग्राम के ग्रुप में डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, ताकि लोगों तक ये चैनल हमारा पहुंचते रहे। हमें मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा, तो हम आप लोगों के लिए और बेहतर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेरीज होगी कमेंट कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी दे दिया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।